नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को निजी हाथों में देने की कवायद शुरू हो चुकी है। नीति आयोग ने सरकार को दी अपनी रिपोर्ट में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने की सिफारिश की है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण पर विचार हो रहा है। इससे पहले हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एयर इंडिया में विनिवेश के संकेत दिए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार एयर इंडिया को बेचने की नौबत कैसे आई। एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया है और इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास है। एयर इंडिया को कंगाली की हालत में पहुंचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इस मामले में सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया के नुकसान की बड़ी वजहों में मुनाफे वाली रूट पर उड़ानों को बंद करना बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने 6 इंटरनेशनल और 9 घरेलू रूट्स को बंद कर दिया, जिसका सीधा फायदा प्राइवेट एयरलाइंस को हुआ। एफआईआर के मुताबिक एयर इंडिया ने अहमदाबाद जयपुर, अहमदाबाद बेंगलुरु, भुवनेश्वर बेंगलुरु, मुंबई वडोदरा और मुंबई पुणे जैसी मुनाफे वाली रूट्स को छोड़ दिया। इससे जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और पैरामाउंट ने फायदा कमाया। एफआईआर के मुताबिक तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के कहने पर एयर इंडिया ने मुनाफे वाले रूट छोड़े। सीबीआई एयर इंडिया की ओर से बंद किए गए इंटरनेशनल रूट्स की भी जांच कर रही है। सीबीआई एयर इंडिया के जिन इंटरनेशनल रूट्स की जांच कर रही है, उनमें कोलकाता बैंकॉक, कोलकाता ढाका, दोहा कोचीन और कोचीन कुवैत प्रमुख हैं। साथ ही एयर इंडिया ने मुंबई दोहा और मुंबई दुबई जैसे मुनाफे वाले रूट्स को भी प्राइवेट एयरलाइंस के लिए छोड़ दिया। हम लोग पूरा सहयोग देंगे। जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके से सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं, वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। मुनाफे वाली रूट्स को छोड़ने से एयर इंडिया की वित्तीय हालत खराब होती गई। अब नीति आयोग ने केंद्र सरकार के कर्ज में दबी एयर इंडिया को पूरी तरह बेचने का सुझाव दिया है। नीति आयोग की ओर से तैयार रोडमैप के मुताबिक एयर इंडिया के 30,000 करोड़ के कर्ज को माफ करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया पर करीब 60,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए विमान खरीद से जुड़े कर्ज हैं और 8,000 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल है। 2015-16 में एयर इंडिया का ऑपरेटिंग मुनाफा 105 करोड़ था, लेकिन एयरलाइंस को हर साल 4,000 करोड़ ब्याज के चुकाने होते हैं। ऐसे में नीति आयोग का सुझाव है कि और नुकसान हो, इससे पहले इसे बेच देना चाहिए। महाराजा की शान को बनाए रखने के लिए इसके निजीकरण के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल यह है कि इसे कंगाली तक पहुंचाने के पीछे कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं। संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो एयर इंडिया को अगर आज बेचने की नौबत सामने आई है तो इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं? हम आपको याद दिलाएं कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल के समय का यह पूरा मामला है, जिससे सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज भी की है। लेकिन जी बिजनेस के कुछ सवाल हैं जो हम जानना चाह रहे हैं, उसका जवाब। सवाल नंबर 1, जब 2004 में एयर इंडिया का टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए था तो 35,000 करोड़ रुपए के विमान खरीद को मंजूरी क्यों दी गई? सवाल नंबर 2, एयर इंडिया 67,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर हर साल 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज कैसे चुकाती? सवाल नंबर 3, 2004-2005 में एयर इंडिया का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए था तो 6,000 करोड़ रुपए का ब्याज कैसे चुकाती? वहीं सवाल नंबर 4 है हमारा कि 2001 में सुझाव आया था कि अब एयर इंडिया को नए विमानों को खरीदने की जगह सिर्फ लीज पर लेना चाहिए, तो विमान खरीदने को मंजूरी क्यों दी गई? जी बिजनेस का सवाल नंबर 5 है कि एयर इंडिया ने किसके कहने पर अपने प्रॉफिट वाले रूट प्राइवेट एयरलाइंस को दे दिए हैं।
ये कुछ बड़े सवाल है, लेकिन इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। संतोष हमारे साथ हैं और साथ ही समीर दीक्षित हमारे साथ हैं। संतोष, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी, काफी खुलासे हुए हैं 3 एफआईआर में और ये मामला 2 दिन पुराना ही है। मुनाफे वाले रूट्स बंद करने से साफ तौर पर एयर इंडिया को नुकसान हुआ, ये बात सामने आई है और तब के एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। तो ऐसे में अब सीबीआई की जो कॉपी एफआईआर की कॉपी जी बिजनेस के पास भी है, उसमें और क्या डिटेल्स दी गई है? ये एक बहुत बड़े स्कैम की तरफ इशारा कर रहा है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये बड़े स्कैम की तरफ इशारा है और खासकर अगर देखा जाए आज एयर इंडिया की यह हालत क्यों हुई है, तो इसके पीछे की जो वजह देखेंगे तो उस पर जो फायदे के रूट्स थे, प्रॉफिट के रूट्स थे, उन रूट्स को प्राइवेट कंपनियों को दिए गए। जो प्रॉफिट मेकिंग टाइम वाले रूट थे, उन टाइमिंग को भी दिया गया निजी कंपनियों को। तो कुल मिलाकर इसकी वजह से एक बड़ा लॉस हुआ और लॉस बढ़ता ही चला गया। साथ ही जो इंटरनेशनल रूट्स थे, खासकर जो काफ़ी पॉपुलर रूट्स थे, जहां प्रॉफिट मेकिंग रूट्स थे, उनको छोड़ने के पीछे क्या वजह एयर इंडिया को उस वक्त लगा? क्या उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, जिस तरह से एफआईआर में साफ लिखा है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने डिजॉनेस्टली काम किया, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। और जिन कंपनियों को फायदा पहुंचा है उनमें साफ उन कंपनियों के भी एफआईआर में नाम है, जिसमें जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयर, पैरामाउंट एयरवेज, इन सब कंपनियों के नाम लिखे हैं। इन कंपनियों को फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर अब जब जांच शुरू हुई है तो सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल उस वक्त के जो थे, उनसे पूछताछ तो होगी ही होगी। इसके साथ साथ एयर इंडिया के जो अधिकारी हैं, जो उस वक्त जिन्होंने डिसीजन लिया था, उन लोगों से भी पूछताछ करने का सीबीआई जल्द ही प्लान कर रही है। और साथ में जिन कंपनियों को फायदा पहुंचा है, उन कंपनियों के बड़े अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल संतोष, आपके हाथ में हम वो एफआईआर की कॉपी भी देख पा रहे हैं और दर्शकों के लिए जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उसमें बता रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या नुकसान हुआ है। 2004 में जो कुछ डिसीजन लिए गए हैं एयर इंडिया को, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नौबत यहां तक आ गई है कि सरकार ये सोच रही है कि एयर इंडिया जो ये इसको निजी हाथों में देने की कवायद शुरू हो चुकी है। समीर, आप लगातार ट्रैक इस पूरी खबर को कर रहे हैं। नीति आयोग ने 100% हिस्सा बेचने की सिफारिश की, यहां तक कि पहले संकेत दिए थे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कि हां एयर इंडिया में विनिवेश किया जाए, लेकिन अब जो खुद प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि निजीकरण पर विचार हो रहा है। तो मतलब अब साफ है संकेत कि हां एयर इंडिया को बेचा जाएगा। जी बिल्कुल, माहौल इसी दिशा में बन रहा है, जहां पे टॉप लेवल से लेकर यानी कि प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को लेकर इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कही है और इशारों में इस बात को कन्वे भी किया गया है, पहुंचाया भी गया है कि जो एयर इंडिया का घाटा है और जिस तरीके से एयरलाइन पे लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो अब सरकार उस स्थिति में नहीं है कि ऐसी एयरलाइन को आगे भी चलाती रहे और इस कर्ज को वो ढोती रहे। यही वजह है कि सरकार ने अब इसको प्राइवेटाइज करने के लिए या फिर इसमें कुछ हद तक हिस्सेदारी बेचने के लिए इस विकल्प को बेहद गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार ये चाहती है कि जो एयर इंडिया ने विमान खरीदे थे और उस खरीद के चलते जो बोझ पड़ा है एयरलाइन पे तकरीबन 20,000 करोड़ का, तो ऐसे किसी इन्वेस्टर को बुलाया जाए जिसको हिस्सेदारी भी दी जाए और साथ ही जो 20,000 करोड़ का जो बोझ है, वो बोझ उस एयरलाइन को बाईपास कर दिया जाए और इस तरीके से कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें एयर इंडिया को अगर बनाए रखना है तो उसमें हिस्सेदारी को बेचने पर गंभीरता से उसको विचार करें और उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। और इसी दिशा में जो सरकार का थिंक टैंक है, यानी कि जो नीति आयोग है, उसने अपने कुछ प्रपोजल एविएशन मंत्रालय को दिए थे और सरकार को भी दिए थे। उसमें यह कहा था कि अगर एयर इंडिया को बरकरार रखना है तो कैसे उसको आप बचा सकते हैं। उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि अब सरकार को इस एयरलाइन को बेचना होगा, इसकी हिस्सेदारी को बेचना होगा और साथ ही जो कर्ज है उसको भी माफ करना होगा, क्योंकि ऐसे में एयरलाइन को घाटे में लेकर ढोते रहना सरकार के लिए भी सही नहीं है और आगे चल के भविष्य में ये एयर इंडिया के बेहतर भविष्य के लिए भी सही नहीं होगा। बेहतर भविष्य के लिए सही नहीं होगा, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई है निजी हाथों में देने के लिए। कि दूसरा पहलू ये भी कि आखिरकार एयर इंडिया अगर आज स्थिति में है तो आखिरकार किन की वजह से। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर जी बिजनेस भी लगातार इन तमाम पहलुओं पर आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल संतोष और समीर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। बात करते हैं अब शेयर मार्केट की। आज के कारोबार में बाजार ने रिकॉर्ड स्तर छुआ है। सेंसेक्स ने 31,255 और निफ्टी ने 9,649 का उच्चतम स्तर बनाया। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। हालांकि सीमित दायरे के बीच बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला।
कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 3 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, सीमेंट और एविएशन शेयरों में खरीदारी दिखी। वहीं मेटल, टेलीकॉम, चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में बिकवाली रही। मार्केट के जानकार क्या कहते हैं, सुनिए। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो ये फॉल के अंदर एटलीस्ट सिलेक्ट फंडामेंटल वाली जो कंपनी है उसके अंदर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है, इम्प्रूवमेंट्स जो हो रहे हैं अर्निंग्स के अंदर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का हम लोग एक आउटलुक देख रहे हैं कि करीबन 15 से 20% के बीच में अर्निंग्स इंप्रूव होने जा रहे हैं। तो देखिए आज मार्केट किस लेवल पर बंद हुआ है। सेंसेक्स ने 31,255 का स्तर छुआ है और 9,649 पर निफ्टी ने उच्चतम स्तर बनाया है। खास तौर पर बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर आज बंद हुआ है। कुछ जो शेयर रहे हैं जिनमें आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली है वो है रियल्टी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, सीमेंट और एविएशन शेयर। इन पर और बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रजत इस वक्त मेरे साथ है। रजत, आज जो मार्केट का कारोबार देखने को मिला है उसमें कौन से ऐसे शेयर है जो कि मददगार साबित हुए हैं? रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन ऊपर टिकना मुश्किल हो रहा है। देखिए निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर बीच में डिफरेंस जो है वो वाइडन होता शुरू हो रहा है। डिस्काउंट पे निफ्टी फ्यूचर्स कामकाज कर रहे हैं, यानी कि बड़ी जो तेजी है वो बाजार पे एंटिसिपेटेड नहीं है। अब एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तेज खुले तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मार्केट पे, ऐसा ज्यादातर ट्रेडर्स मान रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी स्ट्रांग है। मिसाल के तौर पे इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, एमएनएम, अल्ट्राटेक, सीमेंट, ल्यूपिन और आईओसी ये इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर साबित हुए। वेदांता, कोल इंडिया, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव रहा। इन पे स्टॉक्स में मूव आज नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आया। काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच और सेक्टोरल थीम देखिए सबसे ज्यादा चढ़े हैं आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। सुप्रीत इंजीनियरिंग, फिनिक्स लैब्स, जमुना ऑटो, सुंदरम क्लेटन, इसलिए भी क्योंकि कल हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ऑटो एंसिलरी प्ले एक्टिव होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ एनबीएफसी शेयर्स का दिन था आज। एमएनएम फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्रीराम सिटी यूनियन, एलआईसी हाउसिंग, जीआईसी हाउसिंग जैसे स्ट्रक्चर्स में तेजी बनती हुई नजर आई। और कुछ स्टॉक्स जिसमें मॉनसून बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए वो डोमिनेट कर रहा है इसमें मार्केट्स को, खासतौर से एग्री थीम है मार्केट की। जीएनएफसी, मेक मनी ऑर्गेनिक्स, जीएसएफसी, कोरोमंडल इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। और कुछ स्टॉक्स जिसमें फार्मा शेयर्स, इनमें पुल बैक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक, काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है। इंडेक्स पे रिटर्न ना मिले, लेकिन जिन भी स्टॉक्स पे ट्रिगर है या फिर नतीजे बेहतर रहे हैं, बाजार उनको क्लोजली ट्रैक कर चुका है और वहां पर खरीदारी होती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया रजत मार्केट एनालिसिस के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। भारी एनपीए के बोझ तले दबे आईडीबीआई बैंक का टर्न अराउंड प्लान तैयार है। इस प्लान के तहत नॉन कोर एसेट्स बेचकर आईडीबीआई बैंक 2,500 करोड़ रुपए जुटाएगा। बैंक का ग्रॉस एनपीए एक साल में 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 45,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2016-17 तक आईडीबीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 21.25% और नेट एनपीए 13.21% बढ़ा है। आईडीबीआई बैंक के पास मुंबई में ही करीब 600 फ्लैट्स हैं, जिसमें 36 जॉली मेकर्स टावर में हैं। वहीं बैंक ने देश भर में पहले अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को शिफ्ट करके 240 करोड़ रुपए बचाने का प्लान तैयार किया है। कॉर्पोरेट ऑफिस को नजदीकी ब्रांच में शिफ्ट करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। इस पर और जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, आईडीबीआई के टर्न अराउंड के लिए आरबीआई ने मुहूर्त तो लगा दी है, लेकिन इसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है, कैसे होगा ये? बिल्कुल, देखिए आईडीबीआई बैंक का अपना एक प्लान बनाया है। आईडीबीआई बैंक ने अगले 6 महीने में ये कहा जा रहा है, इसको टर्न अराउंड प्लान कहा जा रहा है। और ख़ास तौर से ये तब हो रहा है जब बैंकिंग अध्यादेश जो लागू हो गया है उसके बाद से बैंक के मैनेजमेंट में एक तरह से कहें उम्मीद की किरण जगी है, उम्मीद जगी है कि जो उनकी कोशिशें हैं वो रंग ला सकती हैं। अगले 6 महीने में नतीजे लाने का दबाव है और इसी के मद्देनज़र ये पूरा प्लान चॉकआउट किया गया है। इसमें सबसे पहली जो कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी रियल एस्टेट यानी नॉन कोर एसेट्स है बैंक के पास उसको बेचा जाए, तत्काल बेचा जाए। उसमें बेचने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक के सिर्फ मुंबई में ही करीब 600 प्रॉपर्टीज़ हैं, खासतौर से रियल एस्टेट में। तो उसमें से इन फ्लैट्स को बेचा जाए और जॉली मेकर टावर्स में 36 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत कई करोड़, मतलब कह सकते हैं 6 से 7 करोड़ के आसपास है। तो ये जो वैल्यू है आईडीबीआई बैंक के पास नॉन कोर एसेट्स में, इसको तत्काल बेचने का प्लान बैंक ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी कोशिश हो रही है वो हो रही है जितने भी देश भर में ऑफिसेज हैं उनको शिफ्ट करके। अभी तक देखें तो आईडीबीआई बैंक के देश में हर प्राइम लोकेशन पर ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस, जोनल ऑफिसेज।
लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि कॉर्पोरेट ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी देश में जोनल ऑफिस हैं उनको ब्रांच में शिफ्ट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी तो दे दी, पर सवाल उठता है कि क्या जो एरिया लैंड पूलिंग पॉलिसी के दायरे में आ रहे हैं वहां ग्राहकों को अब बेझिझक होकर प्लॉट या फिर फ्लैट के लिए बुकिंग करानी चाहिए। सवाल यह भी उठता है कि हालिया अप्रूवल के बाद क्या सारी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं या फिर एक ग्राहक को इन एरिया में घर या फिर प्लॉट खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि उन्हें बाद में पछताना ना पड़े। डिटेल में रिपोर्ट देखिए। लैंड पूलिंग पॉलिसी के अप्रूवल मिलने के बाद वहां की जमीन पहले डीडीओ को सौंपी जाएगी। डीडीओ उस पर पहले डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। प्लान के मुताबिक लैंड को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद इसका एक हिस्सा लैंड ऑनर को वापस किया जाएगा, बाकी पर कंस्ट्रक्शन होगा। इन नवासी विलेजेस में अभी ये नहीं पता कि डेवलपमेंट प्लान कैसा होगा। जानकारों की माने तो जो लोग इन इलाकों में फ्लैट खरीदना चाहते हैं अभी जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं ले, डेवलपमेंट प्लान का इंतजार करें। किसी डीलर या बिचौलिए के बजाय प्रोजेक्ट के प्रमोटर से डायरेक्ट मिले। अगला 5 से 7 साल के टाइम में जो है लैंड पूलिंग की वजह से बहुत सारा लैंड मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, डेवलपमेंट के लिए आ जाएगी। उससे जो है कहीं ना कहीं जो है जो स्केर्सिटी है हाउसिंग की वो फुलफिल हो जाएगी। डिमांड मेरे ख्याल से ज़्यादा हाउसेस के लिए आ जाएगी। उसकी वजह से जब प्राइस में कुछ स्टेबिलिटी आने के भी आगे जाके गुंजाइश है। रेरा 1 जुलाई 2017 से लागू होना है। ग्राहकों के लिए बेहतर होगा कि वो इसका इंतजार करें, क्योंकि नियमों के मुताबिक कोई भी प्रोजेक्ट तब तक लॉन्च नहीं हो सकता है जब तक उसे अथॉरिटी से लेकर एनवायरनमेंट सहित सारे क्लियरेंस ना मिले। प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए अभी आपको कुछ इंतजार करना होगा, पर इससे आप फर्जीवाड़े का शिकार होने से बच सकते हैं। 1 जुलाई के बाद रेरा एनसीटी के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर रेरा इम्प्लीमेंट हो गया है, तो 1 जुलाई तक रेगुलेटर बनना मैंडेटरी है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, 1 जुलाई तक का वेट कीजिए। उसके बाद जब रेरा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप रेरा में चेक कर लीजिए आपका प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर है या नहीं, क्योंकि बगैर रेरा में रजिस्ट्रेशन के कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकता। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि साल 1992 के बाद से दिल्ली सरकार ने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है, साथ ही कोई जमीन भी अलॉट नहीं की है। जो सोसाइटी इन इलाकों में फ्लैट या प्लॉट बेच रही हैं, वो दिल्ली के बाहर या मल्टीपर्पज सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। सवाल ये भी है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी क्या रेरा के नियमों के मुताबिक डेवलपर की योग्यता रखता है। जानकार मान रहे हैं कि कई ऐसी कथित सोसाइटी के पास तो अपनी जमीन भी नहीं है और उसने ग्राहकों से बुकिंग अमाउंट ले लिया है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को भले ही मंजूरी मिल गई हो, पर रास्ते की रुकावटें पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ग्राहकों को लुभाने के लिए कई तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी पहलुओं पर गौर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपके घर के सपनों पर पानी फेर सकता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। अगर आप लोन की रकम तय मियाद से पहले चुकाते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू से ज्यादा भरते हैं तो भविष्य में आप बैंकों से ज्यादा लोन पाने के हकदार हो सकते हैं। क्रेडिट स्कोर बनाने वाली कंपनी सिबिल ने बैंकों के लिए ऐसा एल्गो सॉफ्टवेयर बनाया है जो ग्राहकों के वित्तीय लेन देन के व्यवहार को देखकर मौजूदा से बेहतर रेटिंग तैयार करेगा। सिबिल का दावा है कि नए सॉफ्टवेयर से अच्छे स्कोर वाले ग्राहकों को ज्यादा और तेजी से लोन मंजूर होगा और क्रेडिट विजन नाम का सॉफ्टवेयर ग्राहकों के 3 साल के वित्तीय लेन देन के आधार पर सटीक ट्रेंड तैयार करेगा, जिससे बैंकों को भी रिटेल लोन में एनपीए रोकने में मदद मिलेगी। और इसी मुद्दे पर ट्रांस यूनियन सिबिल की सीओओ हर्षला चंदोरकर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। मेरे साथ है ट्रांस यूनियन सिविल की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हर्षला चंदोलकर मैम। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, ये जो क्रेडिट विजन के अंदर आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैटर्न देखकर आप पता लगाएंगे कि इन्हें लोन दिया जा सकता है, इन्हें नहीं दिया जा सकता? तो ये क्रेडिट विजन जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है आज, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोडक्ट है जो हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। ये प्रोडक्ट क्या व्हाट इज़ अ पर्पस और व्हाट डज दिस प्रोडक्ट एम टू डू इज़, आप पहले जब स्कोर देखते थे तो वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते थे कि आज की तारीख में मेरा सिबिल स्कोर कितना है, पर ये मेरा समझिए आज की तारीख में स्कोर 750 है, बट ये 750 पिछले साल कैसे था, 850 से 750 हो गया है,
या 750 था और मैंने 1 साल में मेंटेन कर दिया है, या 650 था और मैंने सही समय पे भुगतान करके मेरा स्कोर इम्प्रूव किया है। तो आई एम अ कंज्यूमर हु इज़ गॉन अप फ्रॉम 650 से मेरा स्कोर ऊपर होकर 750 हो गया है। तो ये ट्रेंडेड इन्फॉर्मेशन आज हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं, विच विल हेल्प देम टेक शार्पर डिसीजंस। तो हमने जो एनालिसिस किया है, जो कंज्यूमर्स इंक्वायरी लोन के लिए एप्लीकेशन करते हैं और जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, उस पर हमने एनालिसिस करके ये देखा है कि क्रेडिट विजन यूज़ करने के बाद 15 लाख अधिक कंज्यूमर्स को लोन मिल सकता है। अब जी बिजनेस एक्सक्लूसिव हमें मिली जानकारी के मुताबिक मोबाइल की IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पर सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। यानी अब IMEI से छेड़छाड़ करने वाले हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर रखने पर सजा का प्रावधान होगा। दरअसल मोबाइल की पहचान इसी IMEI नंबर से होती है। सरकार को IMEI से छेड़छाड़ करने की शिकायतें मिली थी, जिसके तहत एक ही नंबर से 3 से 4 मोबाइल तक ऑपरेट किए जा रहे थे। एंड्रॉइड के को-फाउंडर एंडी रूबिन की कंपनी एसेंशियल ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। ये फोन डिजाइन और फीचर्स दोनों मामलों में बेहतरीन है। तो क्या है खास इस नए फोन में, जानते हैं। एंड्रॉइड के को-फाउंडर एंडी रूबिन ने अपने नए स्मार्टफोन एसेंशियल को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। एसेंशियल कंपनी का ये पहला प्रोडक्ट है जो कि बाजार में मौजूद दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन जैसे गूगल पिक्सल और एप्पल आईफोन 7 प्लस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत $699 है। इस डिवाइस में कई टॉप क्लास फीचर्स मौजूद हैं। स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो एसेंशियल में Qualcomm Snapdragon 835 प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस में 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है और ये रन करता है Android 7.1 Nougat पर। साथ ही इसमें 5.7 इंच क्वाड HD डिस्प्ले दी गई है। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एसेंशियल में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। ये स्मार्टफोन एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन है, जिसका मतलब कस्टमर इस फोन के साथ 360 डिग्री कैमरा लगाकर एक नया अनुभव पा सकते हैं। हालांकि कुल मिला के ये फोन स्मार्टफोन मार्केट में बड़े प्लेयर्स को टक्कर देने का दम जरूर रखता है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत में कब दस्तक देता है। दिनेश शर्मा, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल सितंबर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के बाद ही मुंबई अहमदाबाद ट्रैक पर काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट का काम 5 साल में पूरा होने की उम्मीद है। रेलवे मंत्रालय ने बुलेट ट्रेन को 2022 तक चलाने का लक्ष्य रखा है। 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जापान सरकार करेगी और इस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। न्यूज़ एफ4 में बस इतना, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए जी बिजनेस।